हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं, प्रीति मंडियाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। सो दोस्तों, आज हम जो मूवमेंट लेने जा रहे हैं लिटरेरी थ्योरी के तहत, वो है इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, तो आइए इस इम्प्रेशनिज्म लिटरेरी थ्योरी को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। इससे पहले कि इस थ्योरी को मैं बताऊं, आप देख सकते हैं एक फ़ोटो आपके सामने है, यू कैन सी, है ना। ऐसे तो आपको ब्लर ब्लर सा ये फ़ोटो लग रहा होगा, पर अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये एक बोट बनाई गई है और यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ शो किया गया है और ये ऊपर आसमान है ना, और ये नीचे पानी है ना। बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि बोट है एंड उसमें एक पर्सन बैठा है, नीचे पानी है, ऊपर आसमान है। तो नॉर्मल पेंटिंग में भी आप ये बना सकते थे एंड इस प्रकार से कलर्स को खेलते हुए भी आप ये बना सकते थे। तो ये जो दूसरे वाला तरीका है जहाँ पे कलर्स को खेल कर ये बनाया गया है ना, बेसिकली सेम ही कलर यूज़ किए गए हैं, ब्लू, येलो एंड थोड़ा सा वाइट, एंड उसी से ही मिक्स मैच करके नदी भी बना दी, आसमान भी बना दिया, बोट भी बना दिया। इस प्रकार की जो कलाकारी है, इस प्रकार का जो इम्प्रेशन है दिल से, वो दोस्तों इम्प्रेशनिज्म है। ठीक है, सो इम्प्रेशनिज्म क्या होता है कि किसी चीज़ का हम पर इम्प्रेशन क्या पड़ रहा है, किसी चीज़ की हम पे छाप क्या पड़ रही है। और आपने देखा होगा, कोई भी इंसान जो है अपनी अच्छी से छाप छोड़ने के लिए एफर्ट करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे से बात करता है, अच्छी पढ़ाई लेता है। तो वैसे ही देखिए, इस पेंटिंग का इम्प्रेशन क्या है कि कुछ हटके कलर्स कॉम्बिनेशन यूज़ कर करके एक प्रोफेशनल के द्वारा ये बनाई गई है और इतनी खूबसूरती से ये हमें दिख रही है। तो ये तो था एक थोड़ा सा इंट्रो। मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी टॉपिक आप नेम पढ़ते हैं उससे भी काफ़ी हद तक चीज़ें एक्सप्लोर हो जाती हैं। सो इम्प्रेशनिज्म से ही एक्सप्लोर हो गया इम्प्रेशन, छाप पढ़ना, और इस फोटो से आई होप आपको थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा दिल से दिल तक इम्प्रेशन कैसे पड़ता है। अब आइए इस मोमेंट से संबंधित जो चीज़ें हैं वो लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो इम्प्रेशनिज्म टर्म है, ये बेसिकली हमारे सामने क्लॉड मोनेट करके एक पर्सन थे, उनकी एक पेंटिंग थी जिसका नाम था इम्प्रेशन, जो 1874 में आई थी। ठीक है, तो क्लॉड मोनेट करके पर्सन है जिनकी पेंटिंग का क्या नाम है, इम्प्रेशन, जो 1874 में आई है। तो उसी पेंटिंग के नेम से ये टर्म आई थी इम्प्रेशनिज्म, है ना। जैसे एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशनिज्म बनता है, थ्योरी से थ्योरिस्ट बनता है, वैसे ही इम्प्रेशन करके एक पेंटिंग आई थी क्लॉड मोनेट की 1874 में। तो उस पेंटिंग से ही ये टर्म बनी इम्प्रेशनिज्म। अब देखिए, ये जो टर्म है इम्प्रेशनिज्म, ये हम किन किन को अप्लाई कर सकते हैं, किन किन के लिए ये समर्पित कर सकते हैं। तो एक आप दोस्तों ये अप्लाई कर सकते हो सिंबोलिस्ट को, एक इमेजिस्ट को, और एक आप अप्लाई कर सकते हो जो भी आपके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के राइटर हैं। अब बारी बारी से ये तीनों मैं आपको बताऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंबोलिस्ट की। ठीक है, सिंबोलिस्ट ऐसा कोई भी पर्सन, ऐसा कोई भी राइटर जो डायरेक्ट अपनी बात नहीं कर रहा है बल्कि कोई सिंबल का यूज़ करके अपनी बात कर रहा है, तो वो हमारे सिंबोलिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल कोई बात कहोगे ना तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है, पर अगर आप अपनी बात को किसी सिंबल के माध्यम से कह रहे हो तो वो एक अलग प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं नॉर्मल भी आपके सामने सादे कपड़ों में भी आती हूँ पढ़ाने के लिए, पर जब से मैंने ये पॉकेट पढ़ाई वाली जो ऊपर लोगो आपको दिख रहा है वही टी शर्ट बना ली है, तो आपके ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ता होगा, एक प्रोफेशनल प्रभाव पड़ता होगा कि नहीं, जो पढ़ा रहा है वो कोई ऐसा नहीं है, प्रॉपर प्रोफेशनल है ना। तो नॉर्मल कपड़ों में और इसमें एक फ़र्क था। ठीक है, फॉर्मल भी लगते हैं लोगों की वजह से, एक प्रोफेशनलिज्म भी आता है। वैसे ही
अगर मैं नॉर्मल किसी को कहूँ तुम बहुत खूबसूरत हो, पर उसकी जगह मैं कहूँ तुम हो या गुलाब की पंखुड़ियाँ, तो ये जो दूसरा वाला सेंटेंस था, तुम हो या गुलाब की पंखुड़ियाँ, तो ये और ज़्यादा सुंदर लगता है ना। नॉर्मल किसी को सुंदर कहा, दैट्स अ नॉर्मल स्टेटमेंट, पर मैंने गुलाब की पंखुड़ियों को एज अ सिंबल यूज़ किया, एज अ कंपैरिजन यूज़ किया, तो वो स्टेटमेंट हाई फाई हो गई, आपका प्रभाव जो है अलग लेवल पर पड़ा। ठीक है। सो सिंबलिस्ट क्या होता है, ऐसे कोई भी राइटर जो अपनी बात कहती बार सिंबल का यूज़ करते हैं वो आपके सिंबलिस्ट होते हैं। ये राइटर भी हो सकते हैं, ये पेंटर भी हो सकते हैं, स्कल्पचर मूर्तिकार भी हो सकते हैं, जो डायरेक्ट नहीं कह रहे पर कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं स्पेसिफिक, ताकि उनका काम निखर के आए, तो वो दोस्तों इम्प्रेशनिज्म के तहत आते हैं। और ऐसे भी कोई सीधी बात कहेगा, पर अगर कोई सिंबल का यूज़ करके बात करेगा, इम्प्रेशन छाप तो तगड़ी पड़नी ही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने है इमेजिस्ट। ठीक है। इमेजिस्ट कौन हुए आपके, जिनकी इमेजिनेशन बहुत वैरायटी वाली है। जैसे दोस्तों किसी भी आर्टिस्टिक पर्सन में ना इमेजिनेशन होनी बहुत ज़रूरी है, ये तो आप मानोगे, पर इमेजिनेशन भी एक अलग लेवल की होनी बड़ी ज़रूरी है, तो वही उनको खास बनाते हैं, औरों से अलग बनाते हैं, उनके काम को पहचान देते हैं दूर तक। तो जो भी इमेजिस्ट होते हैं, जो भी इमेजिनेशन हम करते हैं, चाहे कोई राइटर अपना नॉवल लिखते बार इमेजिन कर रहा है, चाहे कोई स्कल्पचरिस्ट है उसने मूर्ति बनानी है उस समय वो इमेजिन कर रहा है, तो वो जो डायनामिसिटी उसके काम पे लाएगा, जो एक वैरायटी उसके काम पे लाएगा, जो एक अलग लेवल उसके काम को लाएगा, वो जो इमेजिनेशन है जो इमेजिस्ट में आता है, वो भी दोस्तों हमारा इम्प्रेशनिज्म में आता है ना। ऐसे भी जो इमेजिस्ट होगा ना, उसकी इमेजिनेशन के ही वो पैसे कमाएगा, क्योंकि उससे वो एक अलग छाप छोड़ेगा, एक अलग इम्प्रेशन छोड़ेगा। और तीसरे नंबर पे हमारे सामने है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के राइटर। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, पहले इसे समझते हैं, फिर इसके राइटर को देखते हैं। देखो दोस्तों, जैसे नॉर्मली अगर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊं, हाँ जी, मैं पैदा हुई, फिर मैं स्कूल गई, फिर मैं कॉलेज गई, फिर मैं जॉब लगी, फिर मेरी शादी हुई, तो अगर मैं सीक्वेंस में चल रही हूँ प्रॉपर, पैदा होना, स्कूल, देन कॉलेज, देन जॉब, देन मैरिज, जब हम कोई क्रोनोलॉजिकली वे से प्रॉपर चीज़ बताते हैं, दैट इज़ अ नॉर्मल पैटर्न, नॉर्मल जो तरीका रहता है। पर अभी मैं बात कर रही हूँ अभी अपनी मैरिड लाइफ की, अचानक से मैंने उसके बाद जंप कर दिया कि बचपन में मैं ऐसी थी, और अचानक से फिर मैं सोच रही हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, समझ रही हो मेरी बात, कि मैं सीक्वेंस में नहीं चल रही, अभी मैंने अभी की बात की, अचानक से फिर मैंने जंप किया कि बचपन में ये हुआ था, और फिर अचानक से मैं सोच रही हूँ फ्यूचर में क्या होगा। ये जो चीज़ है ना, इसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या होता है, जो भी आपके दिल में होता है, जो भी आपके दिमाग में सोच होती है, आप उसके अकॉर्डिंग फ्लो में बहते हो और लिखते जाते हो, लिखते जाते हो। आपके दिमाग में कोई क्रोनोलॉजिकल वे से लिखना है, प्रॉपर टिक के लिखना है, प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता है आपके ऊपर। ठीक है। सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के राइटर ऐसे राइटर होते हैं जो भी उनकी कॉन्शियस कहे, जो भी उनके दिमाग में कहे, चाहे वो आज है या कल है या फ्यूचर है, जो जो आता जाएगा उसको वो वैसे वैसे लिखते जाते हैं। और इस प्रकार का काम भी दोस्तों बहुत तगड़ा इम्प्रेशन छोड़ता है, बहुत अच्छी छाप पड़ती है इस काम की, क्योंकि ना नॉर्मल वे से तो सभी लिखते हैं, इस प्रकार के काम में एक सस्पेंस भी बना रहता है, क्यूरियोसिटी बनी रहती है, कई बार आपको समझ नहीं आता, आप उलझ भी जाते हो, पर आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, आप उसको एंजॉय करने लगते हो। ठीक है। तो जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से लिखते हैं, जो हमारे कॉन्शियस में आया हम लिखते गए, ये भी दोस्तों इम्प्रेशनिज्म के तहत आता है, क्योंकि इसमें भी एक अलग इम्प्रेशन हम पे पड़ जाता है। ठीक है। तो किन किन को ये टर्म अप्लाई होगी, सिंबलिस्ट, जो सिंबल का यूज़ करे, डायरेक्ट बात ना कहे, कोई ना कोई सिंबल, कोई ना कोई कंपैरिजन की चीज़ यूज़ करके बात कहे। दूसरा इमेजिस्ट, जिसके पास इमेजिनेशन की पावर है, और वो हर आर्टिस्ट में होनी चाहिए, चाहे वो राइटर है, चाहे पेंटर है या मूर्ति बनाने वाला। और तीसरा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से लिखने वाले। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोले तो जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, स्पेसिफिक क्रोनोलॉजी में नहीं लिख रहे, बल्कि जस्ट गो विद द फ्लो, वो सब चीज़ें लिख रही हैं। अब इसमें खास बातें क्या होती हैं इम्प्रेशनिज्म में, अगर मैं खासकर पेंटिंग की बात करूं,
सो दोस्तों इसमें हम लाइट कलर पैलेट यूज़ करते हैं, ना कि डार्क वन, ठीक है। जैसे नॉर्मल पेंटिंग में ना हम डार्क कलर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, रानी कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, पर इसमें हम डार्क कलर यूज़ नहीं करते, बल्कि जो लाइट शेड्स हैं उन्हीं को यूज़ करेंगे, उसी के साथ खेलते हैं। इसके अलावा इसमें आपको ट्रेडिशनल लीनियर आर्ट वर्क नहीं मिलता। ट्रेडिशनल लीनियर आर्ट वर्क का मतलब पता है क्या है, मैं आपको ऊपर इस यहीं से बता देती हूँ। जैसे नॉर्मल अगर मुझे बोट बनानी थी ना, तो नॉर्मल मैं कैसे बनाती, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, चलो ऐसे बनाती ना मैं बोट प्रॉपर सीक्वेंस में, एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे देखो कुछ सच ऐसी बाउंड्री नहीं है इसमें, मतलब इसमें काइंड ऑफ ब्रश के साथ खेला गया है। अगर मेरे को पहाड़ बनाने हो तो मैं कैसे बनाऊंगी, ऐसे, है ना, ऐसे बनाऊंगी ना पहाड़, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो हम ना जनरली जो बच्चों वाली पेंटिंग होती है, बचपन वाली, उसमें जैसे हाँ जी लीनियर ऐसे पहाड़ बन गए, ये सूरज बन गया, ये हमारा घर बन गया। तो ये पेंटिंग करते बार जो हम आउट लाइन देते हैं, फिर बीच में कलर भरते हैं, जो आउट लाइन होती है, इसे हम लीनियर अरेंजमेंट कहते हैं। कि प्रॉपर तरीके से घर है, ये आपका सूरज है, ये पहाड़ है, ये नदी है, ठीक है। तो उसको हम जो है उसको हम कहते हैं अपना लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर यानी कि आप प्रॉपर लाइंस मार के ना पेंटिंग में बता रहे हो, फिर कलर भर रहे हो। पर यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है, डायरेक्ट कलर्स के साथ खेला गया है, लाइट शेड के कलर के साथ खेला गया है, एंड ऑटोमेटिकली फिर एक बाउंड्री उसमें आ रही है, ठीक है। सो ध्यान से समझ गए ना पॉइंट। लीनियर आर्ट वर्क क्या होता है, जैसे पेंटिंग करते बार जो हम आउट लाइन्स देते हैं वो होता है लीनियर अरेंजमेंट, फिर हमने उसके अंदर कलर भरना होता है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, यू जस्ट डायरेक्ट प्ले विद लाइट कलर्स एंड उसके माध्यम से ही आप सब बता देते हो। उसके बाद दोस्तों इसमें कोई परफेक्ट सिमेट्री भी नहीं होती है। अगर एक लीनियर आर्ट वर्क नहीं है ना, प्रॉपर आपने ऐसे पहाड़ नहीं बनाए, कुछ नहीं बनाए, तो दिखती सी बात है उसमें आपको सिमेट्री भी परफेक्ट नहीं मिलेगी। जब आप प्रॉपर लीनियर लाइंस का यूज़ करते हो तो ये आपको सिमेट्री भी मिलती है कि हाँ जी ये पहाड़ था, ये घर था, ये नदी थी। पर आप वैसा लीनियर लाइंस यूज़ ही नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट कलर्स के साथ खेल रहे हो, तो इसमें आपको सिमेट्री भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले इम्प्रेशनिज्म टर्म क्लॉड मोनेट की पेंटिंग थी इम्प्रेशन, जो 1874 में आई थी। उस पेंटिंग इम्प्रेशन से ये टर्म इम्प्रेशनिज्म ली गई है। सेकेंड नंबर पे ये टर्म सिंबलिस्ट यानी कि सिंबल यूज़ करने वाले, इमेजिस्ट यानी कि इमेजिनेशन में वैरायटी रखने वाले, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के राइटर जो जस्ट गो विद द फ्लो लिखते हैं, उनके साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, सिंबल यूज़ करना, इमेजिनेशन करना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखना, ऐसे काम हम पे एक अमिट छाप इम्प्रेशन छोड़ते हैं। और इसमें कभी भी हम डार्क कलर नहीं बल्कि लाइट कलर यूज़ करते हैं, उसके साथ ही प्ले करेंगे। कोई लीनियर एक सिस्टम नहीं होगा, जैसे लाइंस मारनी एंड ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्ट कलर्स के साथ प्ले करते हैं। तो लीनियर कोई सिस्टम नहीं है, तो इसमें फिर कोई सिमेट्री भी परफेक्ट नहीं होती है। क्लियर है ना यहाँ तक। तो पहले हमने थोड़ा थोड़ा करके किया, फिर हमने सारा कर लिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि एक पर्सन है हमारे सामने, गुस्टेव कॉर्बेट करके, ध्यान से देखिए, गुस्टेव कॉर्बेट करके। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, इम्प्रेशनिस्ट पिक्स आइडियाज फ्रॉम हिम फॉर बेटर पेंटिंग विद एलिमेंट ऑफ इम्प्रेशनिज्म। तो जो भी इम्प्रेशनिज्म के तहत पेंटिंग बनाते थे ना, ये डार्क कलर नहीं यूज़ करने, लाइट कलर यूज़ करने हैं, कोई लीनियर अरेंजमेंट यूज़ नहीं करना, कलर्स के साथ प्ले करते हुए सब बताना है। तो इसी मोमेंट में जो भी पेंटर्स आए, जिन्होंने भी पेंटिंग्स बनाई, वो इस पर्सन गुस्टेव कॉर्बेट से बहुत इंस्पायर थे। गुस्टेव कॉर्बेट का जो स्टाइल था वो बहुत इंस्पायरिंग था, एंड उनसे उनको बहुत इंस्पायरेशन मिली थी, क्योंकि गुस्टेव कॉर्बेट का स्टाइल इम्प्रेशनिज्म मूवमेंट वाला ही था। इम्प्रेशनिज्म में जिस प्रकार के कलर्स यूज़ होने चाहिए, जो स्टाइल होना चाहिए, वो ये बताते थे। और एक बहुत ख़ास बात है इम्प्रेशनिज्म मूवमेंट में, फोकस ऑन व्हाट ब्रेन अंडरस्टैंड, नॉट व्हाट आईज सीज, ठीक है। सो इम्प्रेशनिज्म में ये भी बहुत ख़ास बात है, ये इस पे फोकस नहीं करते कि हमारी आंखें क्या देख रही हैं,
बल्कि ये फोकस करते हैं कि हमारा दिमाग वाकई क्या समझ रहा है, मतलब हमारा सोल क्या फील कर रहा है ना। कई बार कहते हैं ना कि दिखी दिखाई सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करो, बल्कि जो आपका दिल कहता है उसके साथ चलो। सो इम्प्रेशनिज्म वही है। ऐसे भी दोस्तों दिल हम किसी का तभी टच कर पाते हैं, किसी की सोल हम तभी टच कर पाते हैं जब सही मायनों में कुछ ऐसा हमें फील हो जो हमें लगे कि नहीं हमको बिलोंग करता है, हमसे जुड़ा हुआ है। ठीक है। सो इम्प्रेशनिज्म में खास बात क्या है, इसमें हम इस पे फोकस नहीं करेंगे हमको क्या दिख रहा है, बल्कि हम फोकस करेंगे कि हमारी को वाकई क्या समझ आ रहा है, हमारे सोल को क्या टच कर रहा है। और इसी के तहत दोस्तों लास्ट पॉइंट यहाँ पे है जो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। जैसे पेरिस आपने सुना होगा फैशन की नगरी कहा जाता है। दोस्तों पेरिस एक फैशन की नगरी है, ये एक मेट्रो सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है। और ये पहली मेट्रो सिटी थी विश्व की, मतलब पहली ऐसी सिटी थी जहाँ पे हर चीज़ मौजूद थी। और जॉर्ज यूजीन हॉसमैन करके बेसिकली इसके आर्किटेक्टर थे, मतलब उन्होंने इसके पूरा आर्किटेक्ट किया है कि यहाँ पे होटल्स होंगे, यहाँ पे रोड्स होंगे, यहाँ पे ये होगा। तो अगर आप पहले का पेरिस देखो तो कुछ और ही है, अभी का पेरिस देखो तो कुछ और ही है। तो नॉर्मल आपकी आंखों को तो यही दिखेगा कितना हाई फाई है, कितनी टेक्नोलॉजी है, कितना क्या है। तो डैट इज समथिंग व्हाट योर आईज सीज, वो है जो आपकी आंखें देखेंगी। पर डीप इनसाइड जो एक लोनलीनेस वहाँ पे है, डीप इनसाइड एक जो खोखलापन वहाँ पे है, वो है जो आपकी सोल समझेगी। समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाहती हूँ। इम्प्रेशनिज्म वो नहीं है जो आंखें देखें, इम्प्रेशनिज्म वो है जो हमारा दिल समझे, हमारा सोल समझे। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है पेरिस मेट्रो सिटी बना, जॉर्ज यूजिन हॉसमैन इसके आर्किटेक्टर थे। लोगों ने बहुत प्रेज की, सब कुछ किया, बिफोर और आफ्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, पर सही मायनों में कुछ था जो हमेशा के लिए खो गया था। तो वही दोस्तों हमें इम्प्रेशनिज्म बताता है। ठीक है। सो इम्प्रेशनिज्म ना मतलब ये हमारा मॉडर्न टेक्निक है पेंटिंग बनाने की, ये एक मॉडर्न सोच है। हम वो ना बताएं जो सोसाइटी हमें कहना चाहती है, हम वो बताएं जो हमारा दिल फील कर रहा है। और इसमें जो भी पेंटर्स हैं उन्होंने कहाँ से एक आइडिया लिया, कहाँ से अपना काम और अच्छे से एस्टेब्लिश किया। गॉस्टेव कॉर्बेट करके पर्सन है जहाँ से उन्होंने इसे अच्छे से एस्टेब्लिश किया। ठीक है। और ये इस पे फोकस नहीं करता हमारी आंखें क्या देखती हैं, बल्कि इस पे फोकस करता है हमारी सोल क्या सोचती है। एग्जाम्पल आ गया पेरिस का। ठीक है। सो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट इम्प्रेशनिज्म। अगर दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो सेशन को जरूर थम्स अप दें, प्यार दें और शेयर करें उन सबके साथ जिनके काम की ये वीडियो है। और अगर आप ऐसे ही अच्छे से प्यार से पढ़ना चाहते हैं, आने वाले इंग्लिश एनटीए की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई डाउनलोड करिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पर आने वाले इंग्लिश एनटीए के लिए कंप्लीट कोर्स मौजूद है। ठीक है। और हाँ, बहुत खूबसूरत प्यार है हमारा फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी जानकारियाँ आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। दोस्तों ये जो कोर्स है हमारा इंग्लिश एनटीए का आने वाले एग्ज़ाम के लिए, इसका रेट है सिर्फ 2499। हाँ जी, सिर्फ 2499 है। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली इकोनॉमिक कोर्स है और 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी है। और इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट वीडियो लेक्चर अच्छे से एंड सारा मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर, PYQ सब मिलेंगे, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसी नोट पे लेती हूँ मैं अलविदा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। टेक केयर। और आपको पता है पॉकेट पढ़ाई का नारा क्या है? #डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन इन इंडिया। हमें पहुंचानी है पढ़ाई घर घर, हर घर, और सबके सपने साकार करने हैं ताकि सभी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। टेक केयर।